वसुदेव सुतं देवं तस्य चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। स्पीकर जो भी है अभी विंग कमांडर उन्होंने ज्वाइन नहीं किए हैं, वो डीएम से मिलकर काम है तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम है पद्मभूषण यूनिवर्सिटी अरविंदम है, ब्रिगेडियर अरविंदम। वो हमारे रंगेश कुमार भी हमारे और तिवारी जी बिहारी से हैं, अमेरिका में बहुत और हमारे स्वामी पर्सनल बहुत ही शुरू से जुटे और वो बहुत बच्चों को इससे करने की कोशिश है। 5 देश का उद्देश्य क्या है और क्या है इसके बारे में मिलेगा तो आपको बात करेंगे। संत में होगा तो करेंगे तो तिवारी जी आप अगर इंट्रोड्यूस करेंगे जी। त्रिपाठी जी विंग कमांडर त्रिपाठी हैं और एयरफोर्स में काफी दिनों तक रहे हैं, बिहार के ही हैं, मेरे संबंधी हैं। तो आपकी त्रिपाठी जी आपने ज्वाइन किया, एक आध बार आए हैं हमारे यहाँ इस वेबिनार में, तो उनसे बातचीत होती रहती है, हम लोग क्या कर रहे हैं इस बारे में। तो आज उनके आने से अच्छा लग रहा है कि कुछ बताएंगे हम लोगों को, अगर उनके दिमाग में कुछ चीजें हुई तो। तिवारी जरा बच्चों को भी स्टूडेंट हैं, आंचल हाई स्कूल में है और विभा और उसकी बेटी तो छोटी है, काफी छोटी है, 10 साल की है। विभा खुद भी 22-25 साल की होंगी। तो ये दोनों माँ बेटी हमसे पढ़ती हैं अंग्रेजी। तो आप बड़े सीनियर अफसर हैं सबके सब, आप सोचते होंगे कि ये छोटी छोटी बातें क्या होती हैं, लेकिन बिहार के रूरल एरिया में या यूपी के रूरल एरिया में जो जरूरतें हैं वो थोड़ी अलग हैं। हम लोग इसको बहुत ही ग्राउंड लेवल पर, लिटरली ग्राउंड लेवल पर रखते हैं ताकि उनको फायदा हो। जो लोग शहरों में रहते हैं उनको तो सारी चीजें पता हैं, लेकिन बिहार के रूरल यूथ को अवेयरनेस बहुत कम है। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि उनको थोड़ा दुनिया के बारे में बताएं। काफी लोग सोचते हैं कि फोन आने से, नेटवर्क आने से, मतलब इंटरनेट आने से वो सारी अवेयरनेस हो गई है, वो नहीं हुई है। तो आज का जो वेबिनार है उसका भी यही उद्देश्य है कि कुछ बेसिक अवेयरनेस उनको दिया जाए। कुछ और लोग आए हैं, मैं सबका नहीं जानता। धर्मेंद्र जी, कुमार धर्मेंद्र जो हैं वो बहुत बड़े किसान हैं, अरवल जिले के, बिहार के। तो वो भी शुरू से जुटे हुए हैं इस प्रयास में हमारे। मेरे ख्याल से शिव कुमार जी इतना ही कहना चाहिए आज के लिए, अभी के लिए यही काफी। अभी आपकी मैं जिस तरह से मैं सोचा था चलाने का कि शुरू में आप इंट्रोडक्शन दे दें टॉपिक का और फिर उसके बाद अरविंदम बोलेंगे और उसके बाद आगे चलेगा कहानी। एक चीज मैं बोल देता हूँ, कुरमा स्कूल, कुरमा संस्कृति स्कूल जो आप देख रहे हैं, एक स्कूल है जिसमें मेरे को नहीं पता है, लेकिन कम से कम 20-25 बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए हैं और टीवी पे दिखाया जा रहा है। तो इट इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो इसलिए ये मत सोचिए कि 8-10 बच्चे हैं, 20 बच्चे वहाँ उनके स्कूल के होंगे। तो मैं स्क्रीन आगे बढ़ाता हूँ। तिवारी जी आप इंट्रोडक्शन कर दीजिए वेबिनार वन बाय वन। जी, जैसा शिव कुमार जी ने बताया, मैं यहाँ पर अमेरिका में रहता हूँ, कोई 45 साल हो गए हैं मुझे। और मैं OTA का ग्रेजुएट हूँ 1972 का, तो इसका मतलब काफी बूढ़ा हूँ। ये एक बड़ा गुण है हम में, या अवगुण है
जिस तरीके से आप देखिए, लेकिन देहात से जुड़ा रहा हूँ हमेशा से, तो इसलिए देहात के प्रति कई संवेदनाएं हैं मेरे मन में। तो ये प्रयत्न जो है हम लोगों का, वो बहुत कुछ उससे जुड़ा हुआ है, जैसा मैंने पहले भी कहा। मैं ये बताना चाहता था कि आमतौर पर आदमी जब डिफेंस सर्विसेज के बारे में सोचता है तो वो ये सोचता है कि सिपाही होगा या एयरमैन होगा या नेवी के अफसर होंगे या नेवी के सिपाही होंगे, बस इतना ही सोचता है। उसके मन में जो छवि आती है डिफेंस सर्विसेज की, वो एक सिपाही राइफल लिए हुए बॉर्डर पर खड़ा है। हम ये बताना चाहते हैं आज के सेमिनार के उद्देश्य से कि वही नौकरियां केवल नहीं हैं। अगर आप थोड़ा सोचो कि फौज में आजकल लड़ने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, टैंक चाहिए, बंदूकें चाहिए, गोली चाहिए, जहाज बड़े बड़े चाहिए, हवाई जहाज चाहिए, कोई तो इनको बनाता होगा, जब टूट जाते हैं तो रिपेयर करता होगा, कभी लड़ाई के मैदान में रिपेयर किया जाता है, कभी उसको बाहर में पीस में मतलब पीछे खींच के उसको रिपेयर किया जाता है। तो इनको बनाने वाले, इनको रिपेयर करने वाले भी लोग होंगे। तो ये सोचने की बात है कि उन सब चीजों के लिए भी डिफेंस सेक्टर में नौकरियां हैं, वो भी हमें जानना चाहिए। उसके अलावा फौज में और भी दूसरे काम हैं, जैसे टीचर्स की जरूरत है। आर्मी एजुकेशन कोर एक होता है, उसमें एईसी बोलते हैं उसको, उसमें टीचर्स बहाल होते हैं। बहुत हद तक जहां तक मुझे पता है जेसीओ के लेवल पर भी बहाल होते हैं। उसके अलावा जो सर्विस की चीजें हैं, जैसे इंजीनियर्स चाहिए, लॉयर्स चाहिए, वो तो बड़ी बात हो गई। लेकिन उसके अलावा आप सोचिए कि जब जाती है तो उसके साथ उसमें अगर कोई कैजुअलिटी हुई, मर गया, तो उसके लिए पंडित जी चाहिए। तो रेजिमेंट्स में पंडित जी भी होते हैं, वो भी नौकरियां हैं। मौलवी साहब होते हैं, वो भी नौकरियां हैं। तो ऐसी बहुत सी ऐसी नौकरियां हैं जिसके बारे में सोचते भी नहीं। कुक चाहिए। तो मैं जानता हूं कि दिमाग में ये छोटी छोटी नहीं आती हैं, लेकिन ये सारी नौकरियां हैं और लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। तो हमारे आज के वेबिनार का उद्देश्य ये है कि हम इन जनरल ये बताएं, ये नहीं कि कैसे नौकरी मिलती है। उसके बारे में जब आप चाहेंगे तो डिटेल से हम बता सकते हैं कि कैसे अफसर बनते हैं, कैसे आप सिपाही बनते हैं, कैसे आप एयरमैन बनते हैं, कैसे आप सीमैन बनते हैं। तो ये सब हम बताएंगे उसमें कैसे किया जाता है, क्या जरूरत है उसकी। लेकिन आज हम केवल ये बताना चाहते हैं कि केवल लड़ने वाले सिपाही या एयरमैन या सीमैन के अलावा बहुत सी नौकरियां हैं। आप सोचते हैं विक्रांत बना, किसने बनाया? तो किसी ने तो हायर किया होगा टेक्नीशियंस को, इंजीनियर्स को, ताकि वो बनाएं, उसका डिजाइन बनाएं, उसको बनाएं, वो लोहा लक्कड़ खरीदें, उसकी कुटाई पिटाई करके उसको जहाज का रूप दें। इसके अलावा सरकारी नौकरी के अलावा इन सब को बनाने वाले ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। तो वो भी हायर करते हैं, वो भी नौकरियां देते हैं। तो इस तरीके से डिफेंस सेक्टर में बहुत बहुत सी नौकरियां हैं जिसका लोगों को अंदाज नहीं है। तो आज यहाँ पर बहुत से अफसरान हैं जो बहुत ही सीनियर हैं, जनरल रैंक के अफसर्स हैं, ब्रिगेडियर जनरल्स, मेजर जनरल्स। तो मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि थोड़ा इसको उस ख्याल से बताएं बच्चों को कि सिपाही और एयरमैन सीमैन के अलावा और भी क्या क्या चीजें हैं जिस पर हमारे देहात का यूथ फोकस कर सकता है। क्योंकि देहात के यूथ को अभी तक ये पता नहीं है, उसको एक छवि दूसरी दिखती है फौज की। तो मैं इसके साथ ही आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप बताएं इसके बारे में। और शिव कुमार जी, आप जैसा भी कहें, जिसको कहें शुरू करने के लिए वो करेगा, और मैं बंद करता हूं। अरविंदम, ब्रिगेडियर अरविंदम हमारे ही स्कूल के, हमारे मतलब सैंसुल तलैया के हैं और ब्रिगेडियर हैं। मेजर जनरल राकेश नहीं आ पाए, अरविंदम
आए हैं राकेश और अरविंदम की क्लास के लिए। अरविंदम, ओवर टू यू। थैंक यू शिव कुमार जी। मैं ब्रिगेडियर अरविंदम हूँ और आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वनप्रस्थ पुनरुत्थान के फंक्शन में मैं पार्ट ले सकूं। जो मुझे मैंडेट दिया गया है, मुझे आप लोगों को आर्मी इन पर्टिकुलर के बारे में बताना है, जिससे कि आप लोगों को आर्मी के बारे में जानकारी हो और जो यंग यूथ हैं, खास करके जो हमारे विलेजेस या छोटे शहर में जो हमारे यूथ हैं, उनको आर्मी के बारे में जानकारी हो। और जब जानकारी होगी तभी आप में एक उत्साह होगी, एक उमंग आएगी आर्मी को ज्वाइन करने का। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आर्मी में तकरीबन 50 से 60 हजार लोग हर साल एम्प्लॉयड होते हैं इन द लोअर रैंक्स। आज जो मैं अपने वार्तालाप का जो लेवल रखा हूं, वो ऑफिसर लेवल को मैं डिस्कस नहीं करूंगा। आज मैं छोटे लेवल के जो अधिकारी होते हैं आर्मी में, उसके बारे में बताऊंगा। तो तकरीबन 50 से 60 हजार यूथ हर साल आर्मी में भर्ती होते हैं। आपको ये बताना चाहता हूं कि आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक सेल्फ कंटेन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आर्मी को कोई टास्क मिलता है तो आर्मी इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है कि आर्मी को किसी और पर सहारा लेने की जरूरत नहीं होती है जब कोई इमरजेंसी हमें ड्यूटी मिलती है। आर्मी 3-4 भागों में डिवाइडेड है। बेसिकली इट इज इनटू आर्म्स एंड सर्विसेज। आर्म्स में भी 2 पार्ट हैं, एक है कॉम्बैट आर्म्स और एक है कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स। जैसे आर्मी में कॉम्बैट आर्म्स कौन होते हैं, जैसे इन्फेंट्री, आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। ये 3 आर्म्स जो होते हैं आर्मी के, ये होते हैं कॉम्बैट आर्म्स। और कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स जो होते हैं वो होते हैं आर्टिलरी, इंजीनियर्स और सिग्नल्स। और आजकल आर्मी एविएशन भी कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स के अंदर आते हैं। तो ये बेसिकली 6 आर्म्स में कैटेगरी में है, जो कि 3 कॉम्बैट आर्म्स हैं और 3 कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स हैं। ये मैं इसलिए कॉम्बैट आर्म्स इसको इसलिए कहा जाता है कि प्राइमरीली ये लोग फॉरवर्ड में लड़ाई के मैदान में ये सबसे आगे होते हैं और इनको सपोर्ट करने के लिए जो सर्विसेज होते हैं, जैसे आर्मी में अभी हमें हथियार चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, और जो भी सपोर्ट होते हैं वो उस आर्म्स को हम लोग कहते हैं सर्विसेज। अब सर्विसेज में कौन कौन से आते हैं? सर्विसेज में प्राइमरीली आते हैं आर्मी सर्विस कोर, जो कि बेसिकली राशन, पानी और बाकी एफओएल और वो जो गाड़ियां की सप्लाई होती है वो सब आर्मी सर्विस कोर के अंडर आते हैं। उसके बाद होता है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर प्राइमरीली वर्ड जो है ऑर्डिनेंस, वो है कि जो जितने भी हमारे हथियार हैं उसके कस्टोडियन होते हैं, वही सप्लाई करते हैं। जो एमुनिशन होते हैं, जो हथियार एमुनिशन को इस्तेमाल करते हैं, ये सब जो है जो आर्मी क्लोथिंग होते हैं, आर्मी के जो अदर ड्रेसेज होते हैं, ये सब का जिम्मेवारी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का होता है। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं ईएमई। ईएमई का काम है, जैसे आपको बताया मैंने कि आर्मी में गाड़ियां हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट हैं। अगर वो गाड़ियां और इक्विपमेंट जब हम खराब हो जाते हैं तो इनको जो ठीक करने का जो उत्तरदायित्व होता है वो ईएमई को मिलता है। तो इसलिए हमारे पास ईएमई भी है। अब आर्मी में जैसा आपको पता है कि आर्मी में डॉक्टर्स भी होते हैं, आर्मी मेडिकल कोर। आर्मी मेडिकल कोर में डॉक्टर्स होते हैं जो हमारे जितने भी सोल्जर्स हैं या ऑफिसर्स हैं, लड़ाई के मैदान में हो चाहे पीस टाइम में हो, जो भी मेडिकल सपोर्ट चाहिए, मेडिकल से रिलेटेड मतलब हेल्थ, तो उसके लिए हमारे पास एएमसी है। तो प्राइमरली जो सर्विसेज हैं वो है आर्मी सर्विस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, ईएमई और आर्मी मेडिकल कोर। ये 4 इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं। इसके अलावा और कुछ हैं सर्विसेज के अंदर आते हैं, जैसे कि आप इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि आर्मी में अगर हमको पढ़ाना है तो उसके लिए भी हमारे लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं आर्मी एजुकेशन कोर। मतलब आर्मी में हमारे पास टीचर्स भी होते हैं और हर एक लेवल सोल्जर्स को जो पढ़ाई लिखाई की काम होता है, ये उत्तरदायित्व
आर्मी एजुकेशन कोर का होता है। उसके बाद अगर आर्मी के अंदर कोई ऐसा लीगल इश्यूज हो और हमारे को कोई कोर्ट में कोई हमें केस लड़ना होता है, या कोई आर्मी के किसी प्रॉब्लम के तहत अगर कोई कोर्ट केस होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए आर्मी में जैग ब्रांच होता है, जज एडवोकेट ब्रांच। तो आर्मी के पास लॉयर्स भी हैं, आर्मी के पास टीचर्स भी हैं, आर्मी के पास डॉक्टर्स भी हैं, आर्मी के पास इंजीनियर्स हैं, आर्मी के पास टेलीकॉम है, और जैसा मैंने कि पहले बताया था कि आर्मी में कॉम्बैट जो कि लड़ाई के मैदान में आगे रहते हैं, जैसे इन्फेंट्री हो, आर्मर्ड हो, मैकेनाइज्ड हो, और उनको सपोर्ट करने के लिए इन आर्म को कॉम्बैट सपोर्ट आर्म है। आर्टिलरी, इंजीनियर्स, जैसे मान लीजिए आप लड़ाई के मैदान में आपको एक ऐसा जगह आएगा जहां रोड नहीं है और हमें इमीडिएटली अपने ट्रूप्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें रोड बनानी है, तो वो इंजीनियर का टास्क होता है। तो ऐसा ऑब्स्टिकल आ गया हो जहां की हमें ब्रिज बनानी हो, तो वहां पर फिर इंजीनियर्स हमारे को ब्रिज बनाते हैं। तो इस तरह से जो लड़ाई के मैदान में जो सपोर्ट करने के लिए आर्मी कॉम्बैट सपोर्ट आर्म है, आर्मी इंजीनियर्स, और कम्युनिकेशन के लिए जो जिसकी जिम्मेवारी है उसको हम लोग कोर ऑफ सिग्नल्स कहते हैं। इसके अलावा आर्म्स में मैं एक चीज भूल गया था, आर्मी आजकल हमारे पास आर्मी डिफेंस एडी कोर भी है, आर्मी डिफेंस कोर। तो जो कि मान लीजिए अगर लड़ाई के मैदान में एनी प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एनिमी एयर फोर्स, उसमें जो एयर डिफेंस होता है, मतलब आर्मी एयर डिफेंस, एएडी कहते हैं शॉर्ट में, आर्मी एयर डिफेंस है, जिसको कि हम लोग लड़ाई के मैदान में डिप्लॉय करते हैं, और वो जितने भी एयर थ्रेट हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आर्मी एयर डिफेंस होता है, और ये भी कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स के अंदर आता है। इसके अलावा डे टू डे आर्मी में सपोर्ट करने के लिए हमारे पास अदर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे MES है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, जो पीस टाइम में या लड़ाई के मैदान में भी MES का रोल होता है। पीस टाइम में जैसे हमारे क्वार्टर्स होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, बिजली देने के लिए, और जिस तरह के पीस टाइम में जो हमें एक डिसेंट लाइफ लीड करने के लिए, उसके लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन जिसका की नाम है MES, और उसका फुल फॉर्म है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्जैक्टली आर्मी के अंदर नहीं आता है, बट वो है लेकिन आर्मी को सपोर्ट करती है, उसका नाम है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे बॉर्डर्स इलाके में मोबिलिटी के लिए हमें रोड्स बनाना है, तो पीस टाइम में जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो उनका टास्क है बॉर्डर रोड्स बनाना, अगर वहां कोई डिस्ट्रप्शन होता है उसको क्लियर करना। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आर्मी में नहीं आता है लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और इसका प्राइमरली रोल जो है वो बॉर्डर इलाके में और लड़ाई में भी इनका रोल है। नाउ अब हम आते हैं कि आर्मी में कितने तरह के जॉब हैं एट दी लोअर लेवल्स। जैसा कि मैंने बताया कि और इंट्रोडक्शन में भी बताए थे कि आर्मी एक सेल्फ कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर कोई ऐसा ट्रेड नहीं है जो कि आर्मी के अंदर नहीं है, जो कि हमको लड़ाई के मैदान में सपोर्ट करने के लिए किसी और का सहारा लेने पड़े। जैसे कि सबसे पहले आर्मी में जो कॉम्बैट सोल्जर्स होते हैं, इन्फेंट्री में हम लोग उसको राइफलमैन कहते हैं, आर्टिलरी में उसको गनर्स कहते हैं, इंजीनियर्स में उसको सैपर्स कहते हैं, और सिग्नल्स में उसको सिग्नलर कहते हैं, और क्या कहते हैं आर्मर्ड में उसको रिसलदार्स कहते हैं। तो इस तरह से हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोअर लेवल में जो कॉम्बैट वाले होते हैं उनको ये लेवल में आते हैं। उसके बाद आर्मी में जो गाड़ियां होती हैं उसको कौन चलाते हैं, तो उसके लिए अलग से ट्रेड है, उसको हम लोग उसको आर्मी में ड्राइवर्स करते हैं, मतलब उसको जनरली एक शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं DMT, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट। तो हर जितने भी हमारी मोबिलिटी वाली गाड़ियां होती हैं, तो उसमें हर गाड़ी को चलाने के लिए हमारे पास अपने ड्राइवर्स होते हैं। उसके बाद तो आर्टिलरी, जैसे आर्टिलरी है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, टैंक्स हैं, उसको फायर करने के लिए हमारे पास एक अलग से स्पेशलिस्ट होते हैं, गनर कहते हैं, जो कि गन्स को फायर करते हैं। उसी तरह से इंजीनियर्स में हर तरह के ट्रेड होते हैं,
जैसे इंजीनियर्स ब्रिज भी बनाती है, इंजीनियर्स कंस्ट्रक्शन भी करती है, रोड बनाती है, तो वहां पर भी इंजीनियर्स में भी हर तरह के ट्रेड होते हैं। जैसे मेसन जो जिसको आप राजमिस्त्री कहते हैं अपने भाषा में, वो भी उस तरह के भी ट्रेड होते हैं। राजमिस्त्री होते हैं, पेंटर होते हैं, कारपेंटर होते हैं। अगर हमारे को लकड़ी से संबंधित कोई काम कराना है तो वहां पर कारपेंटर भी होते हैं। उसी तरह से आर्मी में ऑफिशियल काम करने के लिए हमारे पास क्लर्क्स होते हैं। ये मत समझना कि आर्मी में केवल लड़ाई के लोग ही होते हैं। आर्मी में जो ऑफिशियल वर्क होते हैं उसके लिए हम लोग अपना ट्रेड है जिसको हम लोग क्लर्क्स कहते हैं। आर्मी में बैंड होते हैं, उस बैंड को प्ले करने के लिए हमारे पास एक अलग से ट्रेड है जिसको कि हम लोग म्यूजिशियंस कहते हैं। और बैंड आर्मी में बैंड पर्सनल कहलाते हैं। उसके बाद आर्मी में आप एज ए बार्बर भी अपॉइंट हो सकते हैं। आर्मी के अंदर मिलिट्री पुलिस भी होती है, जो कि मिलिट्री पुलिस उसको कहते हैं जो कि मिलिट्री के अंदर शासन को कंट्रोल करे, शासन इंश्योर करे। तो हमारे पास आर्मी में मिलिट्री पुलिस भी होते हैं। टेलीफोन्स होते हैं, उसको ऑपरेट करने के लिए रेडियो ऑपरेटर होते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि आर्मी में एजुकेशन कोर होते हैं, तो आप एज ए टीचर भी आर्मी में आप अपॉइंट हो सकते हैं। और आजकल कंप्यूटर्स भी आर्मी में आए हैं, तो खास करके सिग्नल्स में, ईएनई में कंप्यूटर ऑपरेटर्स हो रहे हैं, कंप्यूटर टेक्नीशियंस हैं। इस तरह बहुत तरह के इक्विपमेंट हैं। तो हर इक्विपमेंट को रिपेयर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ट्रेड के मैकेनिक्स होते हैं। टैंक को ठीक करने के लिए टैंक मैकेनिक होते हैं, रडार इक्विपमेंट को ठीक करने के लिए रडार मैकेनिक होते हैं। तो जितने भी तरह के इक्विपमेंट आर्मी में होते हैं उसको रिपेयर करने के लिए उस स्पेशलिस्ट का हर ट्रेड का आदमी अपॉइंट होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अपने शहरों में ITIs हैं जहां की लोगों को एक स्किल दिया जाता है। तो अगर आप वो स्किल ले लिए और तो आप आर्मी में अपॉइंट हो सकते हैं। यहाँ का जो आज का जो हमारा मैंडेट था कि हमें किस तरह से नौकरी मिलता है वो नहीं बताना है, आर्मी में कितने तरह के ट्रेड्स हैं उससे आपको फेमिलाइज करना है। आप सबको पता है कि हर एक आर्मी यूनिट में एक धर्मस्थल होता है। धर्मस्थल जिसको कि हम लोग डे टू डे लैंग्वेज में मंदिर बोलते हैं, लेकिन आर्मी में उसको पर्टिकुलरली धर्मस्थल कहा जाता है ऑफिशियली, जहां की सभी धर्मों का सम्मान होता है। वहां पर राधा कृष्ण भी होते हैं, वहां पर गुरुद्वारा भी होते हैं, गुरु नानक भी होते हैं, वहां ईसा मसीह भी होते हैं और अल्लाह ताला भी होते हैं। तो धर्म स्थल को मैनेज करने के लिए आप अगर एज ए रिलीजियस टीचर भी अपॉइंट हो सकते हैं, तो उसका भी एक अलग क्वालिफिकेशन होता है। तो आप एज ए रिलीजियस टीचर भी अपॉइंट हो सकते हैं। और आर्मी में आप एज ए वकील भी, जैसे मैंने बताया था जैक ब्रांच, एज ए आर्मी में एज ए वकील भी आप आ सकते हैं। लेकिन वकील में क्या है कि ये जो ट्रेड है वो सिर्फ ऑफिसर कार्डर में है। अभी तक इसमें लोअर कार्डर में इस ब्रांच में अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। और उसके अलावा मेडिकल कोर में आप एज ए नर्सिंग असिस्टेंट, जिसको कि आप लोग लोकल लैंग्वेज आप लोग बोलते हैं कंपाउंडर, तो एज ए नर्सिंग असिस्टेंट हो सकते हैं। तो लड़कियां एज ए नर्सिंग ऑफिसर आ सकते हैं। तो ये सारे तमाम ट्रेड हैं जो कि आप आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं। और हर एक ट्रेड के लिए एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है। जब अगला सेशन होगा जहां की हर ट्रेड के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो उस पर आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता सकता हूं कि आजकल किसी भी ट्रेड में ज्वाइन करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th और 12th है। उसके ऊपर का क्वालिफिकेशन हो सकता है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th और 12th है। कुछ ट्रेड के लिए 10th है और कुछ ट्रेड के लिए क्लास 12th मैंडेटरी है। और अगर आप टेक्निकल आर्म्स में जाना चाहते हैं तो आपको +2 में 12th में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए। तो ये एक नटशल मैंने आपको आर्मी के बारे में बताया। और अगर कोई सवाल है तो जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो आप सवाल पूछ सकते हैं। सर, आई एम डन विथ। If anything else is required, I can further elaborate, sir. Yeah, question answer we will take at the end. Let's go through all that. Right. ये आर्मी के बारे में हो गया मोटा मोटा। अब हम जाते हैं मेरे ख्याल से नेवी का होगा या एयरफोर्स। सर आप आए हैं अभी या नहीं आए हैं?
अगर नहीं आए तो त्रिपाठी जी मैं आपसे अभी अनुरोध नहीं करूंगा, अगर वो नहीं आएंगे 5 मिनट में तो करूंगा अभी पहले नेवी मंत्री फिर एयरफोर्स में आएंगे। गंगेश जी ओवर टू यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सबको नमस्कार। ये बढ़िया इनिशिएटिव है सबको बताने के बारे में। तो नेवी के बारे में जितना लोगों ने सुना होगा, जाना होगा, या इंटरनेट पे जितना अवेलेबल है खबर, वो तो पता कर ही सकते हैं। उसके अलावा मैं कुछ और बताने की कोशिश करूंगा। तो ऐसा है कि नेवी का जो फोर्सेस हैं, जो वेसल्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो तीनों डायमेंशन में हैं। नेवी में शिप्स भी हैं, सबमरीन्स भी हैं और एयरक्राफ्ट भी हैं। सो तीनों ब्रांचेस में लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और कमिंग टू स्पेसिफिकली नेवी शिप्स एंड सबमरीन्स, उनके अंदर जब वो सेल करते हैं तो अपने आप में एक परिवार की तरह है। जैसे आप इमेजिन कीजिए कि कोरोना के टाइम में लॉकडाउन में हैं, सिर्फ परिवार के लोग हैं और अंदर में हैं। अब उसी में कोई किसी का काम तो पहले से चला ही आ रहा है, खाना पका रही है मम्मी, फादर का काम है बाकी सब चीज़ मैनेज करना है, और बच्चे कुछ और कर रहे हैं। सब कोई अपना अपना योगदान कर रहा है। दादा दादी जो भी घर में है, सब कोई अपना अपना अपने तरीके से योगदान कर रहा है। उसके अलावा यदि कोई क्राइसिस हो जाता है, कुछ आपत्ति आ जाती है, तो बाहर से तो हम मदद ले नहीं सकते हैं, तो हम आपस में ही एक दूसरे को मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अंडरलाइंग फिलॉसफी यही है कि हम सिर्फ अपने अपने स्पेसिफिक ट्रेड के अंदर ही बंद करके नहीं रह जाते हैं, हम उससे थोड़ा बढ़ करके आगे मदद करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा ना हो कि रक्षा में हत्या हो जाए, तो जो चीज हमको नहीं आता है उसमें हम मदद नहीं करते हैं। तो अब अरविंदम साहब ने जैसे बताया कि काफी कुछ क्रॉस ट्रेड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, वैसे नेवी में भी है कि कोई ज्वाइन करता है शुरू शुरू में, तो ज्वाइन करने के बाद उनको मौका मिलता है चुनने के लिए अपना ये ट्रेड। तो प्रोफेशन होता है, ट्रेड होता है। कोई सरफेस में जाएगा, कोई एयरक्राफ्ट में जाएगा, मतलब एयर आर्म में जाएगा, कोई सबमरीन में जाएगा यदि ऑप्ट करेगा और उसके अंदर वो योग्यता हुई, फिजिकल एबिलिटी एटसेट्रा, तो वो उधर जाएंगे। उसके बाद उसमें उनको प्रोफेशनली ब्रांच आउट किया जाता है कि वो जैसे प्रोफेशनल ब्रांचेज हैं लड़ाई वाले में, गनरी है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, नेविगेशन डायरेक्शन है, कम्युनिकेशन है। मेनली ये 4 हैं, बाकी और भी छोटे छोटे हैं। और सपोर्ट में शेफ हैं और स्टोर्स मैनेज करने वाले हैं, और ये स्टूवर्ड्स हैं, हाइजीनिस्ट बोलते हैं उनको, टॉपास पहले कहते थे, हाइजीनिस्ट हैं। तो काफी कुछ इस तरह के हैं। और कुछ सिविल बार्बर्स भी होते हैं शिप में, सिविल धोबी भी होते हैं, तो वो भी शिप में होते हैं, बड़े बड़े जहाजों में। छोटे जहाजों में नहीं होते, छोटे जहाज में हम खुद अपना काम करते हैं। तो ये इतने सारे लोग मिलकर के एक परिवार बनाते हैं। और जब शिप बाहर जाती है या सबमरीन बाहर जाती है, तो लोग उतने ही में जितना रिसोर्स है उसी में अपना सारा काम कर लेते हैं और सारा काम निपटा लेते हैं। बाहर से मदद की कोई आशा नहीं करते हैं। कुछ ऐसा ही हो जाता है तब फिर एयरक्राफ्ट से उनको एयरलिफ्ट करते हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, उसको निकालना पड़ गया, तो शिप कहीं दूसरे बड़े जहाज के पास जाती है या किनारे के पास जाती है, वहां एयरक्राफ्ट से इवैक्यूएट कर लेते हैं। पर वैसा बहुत कम चांस मिलता है। शिप बहुत सेफ एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा माहौल है, एयर कंडीशनड है, और इक्विपमेंट डोमिनेटेड है, मशीनरी ज्यादा है, आदमी मशीन को चलाने के लिए है। तो आदमी के लिए सुख सुविधाएं बहुत सारी हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। सबसे अच्छी बात है ये जो अभी जो अग्निपथ स्कीम शुरू हुआ, जिसमें अग्निवीर बन के जा रहे हैं लोग, वो मुझे इतना अच्छा लगा। ये तो एक तरह से एडवेंचर है, और इसमें किसी को सोचना ही नहीं है, दुविधा है जाएं कि ना जाएं, कोई बंधन नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म बंधन नहीं है, एडवेंचर है। 4 साल के लिए निकले हैं, घूम फिर करके आ जाएंगे। उतने 4 साल में तो हमारे कलीग जो नहीं गए, वो इधर ही धक्के खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खोज रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इधर हाथ मार रहे हैं, उधर हाथ मार रहे हैं। उतने 4 साल में ये तो एडवेंचर करके, दुनिया देख करके, नेटवर्क डेवलप करके आ गए। ऑल इंडिया लेवल पर नेटवर्क डेवलप किया अपने फ्रेंड से, कलीग से, सीनियर से, जूनियर से। एक्सपोजर मिला है कई तरह के, इंटरनेशनल लेवल के टेक्नोलॉजी से एक्सपोजर मिला है।
अपने प्रोफेशन के बारे में बहुत डीप नॉलेज हुआ है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको दरवाजा खुलता जाएगा आगे का, और उसके उसके मुताबिक अपना चूज कर सकते हैं। लास्ट में 25%, एक चौथाई को रोकने का भी प्रावधान है, लेकिन वो एक चौथाई को मौका दिया जाएगा रुकने के लिए, लंबे सर्विस के लिए, सिर्फ इस कंडीशन पर कि वो भी चाहते हो। तो विलिंगनेस उनका पहले होगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि ये इनमें कितनी काबिलियत है रुकने लायक, जो भी हो। लेकिन यदि वहां से निकल जाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा फिर ये है, बैकग्राउंड भी है, उनका सीवी भी बना हुआ है, सब कुछ तैयार है। अभी मैं देख रहा था, मैं तो बहुत पहले रिटायर कर गया, तो अभी अग्निपथ तो अभी शुरू हुआ है स्कीम, परंतु इसमें एक बहुत ही अच्छी बात देखी मैंने न्यूज में। नेवी में 1 साल पहले शुरू हुआ था, तो अभी डाइवर्स हैं कुछ। डाइविंग एक पार्ट 2 की तरह की एक प्रोफेशन है डाइविंग। तो लोग बेसिक ट्रेनिंग के टाइम में डाइविंग ऑप्ट किए। अब डाइवर या तो शिप में भी जाते हैं, सबमरीन में भी जाते हैं, एयरक्राफ्ट में भी डाइवर रहते हैं। तो वो डाइवर अपना क्लियरेंस डाइविंग कोर्स करके और वो बाहर आए हैं। तो काफी उसके लिए मतलब यूथ चाहिए, और बढ़िया हेल्थ चाहिए। और बड़ी खुशी हुई देख करके कि इसमें अग्निपथ की स्कीम से अग्निवीर भी उसमें गए हैं और मिले हैं। तो इस तरह से और भी आपको रास्ता निकलता जाएगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे तो होता जाएगा। उसमें MTD है, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट ड्राइवर बोलते हैं, वो पार्ट वो भी एक अपने बेसिक आर्म और ट्रेड के अलावा एडिशनल है। यदि इंटरेस्ट है या पहले से आपके पास सिविल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप मिलिट्री ड्राइविंग लाइसेंस इशू करवा सकते हैं, जाके टेस्ट दे करके, और उसके बाद फिर आप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट ड्राइवर बन सकते हैं। तो बिगलर भी है, जिसको बिगलिंग का शौक है, बिगल बजाने का, तो वो बिगलर का भी है। इस तरह से कई छोटे छोटे मौके हैं, जिसको जिधर हॉबी है, जिधर अच्छा लगता है वो भी काम कर सकते हैं। इनके अलावा शिप के अलावा शोर है। शोर का काम है शिप्स को सपोर्ट करना। शोर का काम है एयरक्राफ्ट को सपोर्ट करना, सबमरीन को सपोर्ट करना। एयरक्राफ्ट जाता है तो बहुत कम समय के लिए जाता है, 2 घंटे, 3 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, वापस फिर शोर में आ जाता है। शिप जाते हैं तो बहुत लंबे जाते हैं, सबमरीन जाते हैं तो और भी लंबे जाते हैं। तो जो जितना जल्दी आता है उसको कम तैयारी करके भेजने की जरूरत है, लेकिन जो लंबा जाता है उसको पूरी तैयारी करके भेजी जाती है, और फिर वो अपने सेल्फ सस्टेन है, फर्स्ट लाइन ऑफ मेंटेनेंस अपने खुद कर लेते हैं। उनके ऊपर स्पेस रहता है, उसके ऊपर ठीक करने वाले आदमी होते हैं, वो उनको जो ट्रेड मिलता है वैसे होते हैं। ट्रेड होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, इंजीनियरिंग होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, शिपराइट होते हैं, और कुछ इस तरह से हैं, बट मेनली इतने हैं। तो इलेक्ट्रिकल वाले सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स इंक्लूडिंग वेपन सिस्टम्स और सेंसर सिस्टम्स को भी ठीक करते हैं, और मेंटेन करके उनको चलाने में मदद करते हैं। और इंजीनियर्स होते हैं, वो प्रोपल्शन सिस्टम को चलाते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेशन का प्राइम मूवर पोर्शन होता है, वो उसमें वो योगदान करते हैं। और अंत में जब ऐसा कुछ होता है, जैसे जैक स्टे या रिप्लेनिशमेंट एट सी, फ्यूल लेना है, जहाज का में तेल की कैपेसिटी कम ही होती है और गोला बारूद ज्यादा होता है, तो तेल 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के अंदर में तेल दोबारा भरना पड़ता है। तो जब तेल भरना है, या फिर कोई किसी आदमी को दूसरे जहाज में भेजना है, या कुछ चीज दूसरे जहाज से मंगाना है, या फिर राशन पानी दूसरे जहाज से आना है, मर्चेंट शिप से राशन पानी लेना है, तो उसके लिए हम लोग कनेक्ट अप करते हैं ये रस्सी, उसको जैकस्टे बोलते हैं। अब उस जैकस्टे में उसके लिए कोई स्पेशल ट्रेड का आदमी नहीं है, उसमें सब कोई आ जाता है घर के परिवार की तरह। भाई इसमें मैन पावर की जरूरत है, चलते हैं सब। तो उनको उसके लिए भी सबको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है इन सब चीज के बारे में। ऐसा नहीं है कि ऐसी पकड़ के सबको हाँकती है, चलो भाई चलो। ऐसे नहीं है कि कोई चीज है मिलकर के सबको धक्का लगा देते हैं। वो भी थोड़ा स्पेशल काम है, तो उसके लिए भी ट्रेनिंग होता है, उसके लिए प्रैक्टिस होता है, और वो ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, सेफ्टी पैरामाउंट है। तो ये है। अब इसके अलावा और भी कुछ होगा तो शिव कुमार जी बताएंगे, बाकी तो हम डेविएट नहीं करेंगे कि अग्निवीर के बाद या अग्निवीर बनने के पहले तरीका क्या है, वो सब उनका स्कोप है। पर मेरे तरफ से इतना है। यदि और कोई किसी को डाउट है, कुछ और जानना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा, वैसे मैं मोटा मोटी इतना ही बताया। थैंक यू गंगेश जी। तो अभी
उमेंद्र जी नहीं आए हैं, तो त्रिपाठी जी आप एयरफोर्स वाला ले लेंगे? नमस्कार सर, मैंने तैयारी तो नहीं की थी उस तरह से कोई जिस बात तरह से कोई बात करना नहीं, चाहिए। देख चुके हैं इसी तरह जी जी, ले दे करके अवेयरनेस काम हाँ हाँ, कीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं जस्ट अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक देता हूँ। तो मैं एयरफोर्स में था और इंजीनियरिंग ब्रांच में था। हमने आईआईटी जमशेदपुर से बीटेक किया और फिर आईआईटी कानपुर से एमटेक किया था। और मैं एज ए एयर कमोडोर रिटायर हुआ था 2020 जनवरी में। तो मैं जैसा कि अभी आर्मी और नेवी के बाद से पता चल गया है कि इसमें जो बच्चे आते हैं और बच्चों की उम्र करीब 18 से 20 साल, 17 से 20 साल, 21 साल तक की उम्र रहती है, बड़ा फॉर्मेटिव एज रहता है। तो जो बच्चे इच्छुक हैं इसमें आने के लिए, तो उस एज में इससे बड़ा ऑप्शंस मुझे और नहीं कहीं लगता है, चाहे वो किसी भी जगह हो, किसी भी प्रांत में हो, शहर में हो या और कहीं हो। और 10+2 जो मिनिमम रिक्वायरमेंट एयरफोर्स का है, तो 10+2 के बाद अगर आप चाहते हैं कि हम सर्विसेज में आए एज ए ऑफिसर और एज ए पर्सन बिलो ऑफिसर्स रैंक, तो काफ़ी अच्छी ये सर्विस है। अब मैं यहाँ पे कवर करूंगा, जैसे कि आप लोगों ने कवर किया आर्मी और नेवी के लिए, तो मैं भी पर्सनल बिलो ऑफिसर्स कवर करूंगा। तो इसमें क्या है कि एयरफोर्स में 2 ट्रेड हैं, एक है टेक्निकल और एक है नॉन टेक्निकल। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें जहाज उड़ानी है, डिफरेंट तरह की जहाज है। तो जहाज उड़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक सेटअप चाहिए। उस सेटअप में हमें मेंटेनेंस का चाहिए, हमें कम्युनिकेशन का चाहिए, हमें रेडार का चाहिए, हमें जो सपोर्ट सर्विसेज है जिसको कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव बोल सकते हैं, तो सपोर्ट सर्विसेज के लिए भी हम आर्मी और नेवी की तरह यहाँ पे एयरफोर्स पुलिस हैं, एयरफोर्स कैटरिंग असिस्टेंट हैं, एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट हैं, लॉजिस्टिक हैं, अकाउंट हैं। तो इस तरह से नॉन टेक्निकल हैं। तो इनको एक्स एंड वाई ट्रेड में बांटा गया है। एक्स ट्रेड जो है वो प्योरली टेक्निकल है, जिसमें कि रडार फिटर, वेपन फिटर, एयरक्राफ्ट फिटर, तो ये फिटर बोलते हैं। तो ये टेक्नीशियंस यहाँ पे इस तरह से काम करते हैं। और नॉन टेक्निकल जैसा मैंने बताया कि अकाउंट, लॉजिस्टिक, उस तरह से वाई ट्रेड में आते हैं। तो इनका जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, एक तो 10+2 होना जरूरी है, और एक्स ट्रेड में आने के लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। 50% मार्क्स आने चाहिए। इसी तरह वाई ट्रेड में 10+2 आपको चाहिए। और उसमें जहां तक मुझे नॉलेज है, फिर से लेकिन कंफर्म करना पड़ेगा कि ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी में 10+2 किए हैं तो आप वाई ट्रेड के लिए एलिजिबल हो। बट मैं थोड़ा डाउटफुल इसके बारे में हूँ, क्योंकि मैंने इसे रिसेंट देखा नहीं हूँ। तो इस तरह से आप एक्स और वाई ट्रेड में अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स चाहिए एंट्री के लिए। अब जहां तक बात है कि आपकी सर्विसेज के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो रिमोट एरिया में हैं, तो उन्हें पता नहीं रहता है कि फौज का मतलब जनरली लोग को रिलेट करते हैं आर्मी से। नेवी और एयरफोर्स थोड़ा आइसोलेटेड रहते हैं क्योंकि इनकी संख्या कम है और ये लोग कांटेक्ट में कम आते हैं, तो इनकी पूरी जानकारी नहीं होती है। तो एयरफोर्स का क्या है कि आप जैसे ही आपने एयरमैन के लिए सिलेक्शन आपका हुआ, तो आप डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहां की आप जाते हैं, और वहां पर आप सभी एग्री करेंगे कि जो ट्रेनिंग यहाँ पे मिलती है आर्म फोर्सेज में, वो ट्रेनिंग आप कितना भी पैसा बाहर खर्च करके उस तरह की ट्रेनिंग आपको एक नहीं मिल पाएगी, जो कि आपको सोसाइटी में एक इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट और विथ फुल लीडरशिप क्वालिटी आपको प्रोड्यूस करता है। तो एक सबसे बड़ी चीज है कि जब आप ट्रेनिंग में गए, आप फिजिकली आपकी ट्रेनिंग होगी, मेंटली होगी, साइकोलॉजिकली होगी, और आप बिल्कुल एक ना फिट जो सोल्जर बोलते हैं, वो आप सोसाइटी में कहीं भी आप उस उम्र में स्टैंड कर सकते हैं और एक लीडरशिप क्वालिटी आपके पास रहेगी। जबकि आप देखेंगे कि काफी डिफरेंस रहेगा कब से, जब से आपने ज्वाइन किया और जब से आपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से बाहर आया। तो ये जो आपकी फौज में अपब्रिंगिंग हुई, ये पूरे आपके इस तरह से होती है कि लाइफ टाइम में रहेगी। आप फौज में रहें या फौज के बाहर आए, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट है, जो कि जनरली ना लोग इसके बारे में सोचते कम है।
तो यहाँ तक आपकी ट्रेनिंग हुई। इसके बाद आप एक बड़े ही रेजिमेंटल टाइप ऑफ, जहाँ की प्रोटेक्टेड सर्विस आप लाइफ आपकी रहेगी, आपकी एक फौज की सोसाइटी रहेगी, आप वहाँ जाएंगे। आपके डिफरेंट डिफरेंट जो आपने ट्रेड्स ऑप्ट किया है, जैसे कि आपने एयरक्राफ्ट लिया, तो अब क्या है कि एयरक्राफ्ट में बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर है, ट्रांसपोर्ट है, इसके बाद आपके हेलीकॉप्टर्स हैं। तो जिस ट्रेड में आपकी, जैसे एयर फिटर में आपने सिलेक्शन हुआ, तो वहां पे आपके जो एप्टीट्यूड के हिसाब से आपको, आपके चॉइस से भी आपको भेजा जाएगा। जैसे मिसाइल फिटर है, रडार फिटर, जैसे मैंने बताया। तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑल अक्रॉस इंडिया आपके फैले हुए हैं, वहां पे आप जाएंगे। इसके बाद आप कम्युनिकेशन में आएंगे। तो कम्युनिकेशन में क्या है, आपके पास रडार है, इसके बाद ग्राउंड कम्युनिकेशन है, एयर कम्युनिकेशन है। तो उस तरह के डिफरेंट ट्रेनिंग आपको दिए जाएंगे। इसका नॉन ट्रेड टेक्निकल ट्रेड में, जैसे आपने अकाउंट, लॉजिस्टिक, मेडिकल, आईएएफ पुलिस, तो उनके भी इंस्टीट्यूट है, वहां पे आप जाएंगे और आपकी वहां पे ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें क्या है कि पे एंड अलाउंसेस डिफरेंट होते हैं, जो कि आप हमेशा देख सकते हैं, नेट से आपको मिल सकता है कि क्या इनकी योग्यता और क्या आपकी पे एंड पर्क्स है इसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स के। अब जब वहां पे आप जाते हैं, तो अब क्या है कि आप जैसे ही आप सर्विसेज में आगे बढ़ते हैं, तो आपका क्या है कि एक जो एजुकेशनल, क्योंकि आपने बड़े कम एज में ज्वाइन किया है और आपकी क्वालिफिकेशन भी अगर मान लीजिए 10+2 है, बट लाइफ में आप एस्पायर कर रहे हैं कि हम और आगे बढ़े, तो यहाँ पे आपके लिए बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं। आप ओपन यूनिवर्सिटी हैं, इग्नू के साथ में एयरफोर्स का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो आप यहाँ से कोई भी क्वालिफिकेशन के लिए परस्यू कर सकते हैं। तो एक आपकी क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन और योग्यता को आप बाहर में आप यूज कर सकते हैं। अगर जैसे बैंक सर्विसेज में बहुत लोगों ने गया है, बहुत लोग ऑफिसर्स में गए हैं, तो एक सार्जेंट के बाद आप कमीशन ऑफिसर्स के लिए भी एलिजिबल हैं। तो आप ये मत सोचे कि आप जिस तरह से एक एयरमैन के लिए आप सिलेक्ट हुए आपके 10+2 में, तो वहां पे आपके द एंड होता है। आपकी वो बिगिनिंग आप समझो, इसके बाद स्काई इज ओपन फॉर यू ऑल। तो आप अपनी योग्यता बढ़ाएं, आप अपने स्किल बढ़ाएं, और फिर आप अपने जीवन में एक जो सपोर्ट है, बहुत ही सॉलिड सपोर्ट आपको जो एयरफोर्स ने आपको दिया है, उस सपोर्ट पे आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, आप किसी भी लेवल पे पहुंच सकते हैं। एयरफोर्स का मोटो भी स्काई इज द लिमिट, तो बिल्कुल ट्रू है। तो आप अपनी, जैसे मैंने बताया, इग्नू से और इस तरह से करें, तो एक आपका काफी आपका पर्सनल योग, मतलब इसमें फौज से कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा। दूसरा अभी नेवी के बताया गणेश साहब ने कि आप अग्निवीर है, तो अग्निवीर स्कीम सही में बहुत ही अच्छा, जैसे कि कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस हुए हैं। तो आप जैसे 18-20 साल की उम्र में अगर आपने ज्वाइन किया है, तो आप अब 4 साल के बाद तो आप बिल्कुल, जैसे यहाँ पे बताया कि आप इधर उधर भाग दौड़ नहीं रह जाएंगे। तो आप जब जिस एज में आप बाहर निकल रहे हैं, इस तरह के टेम्परामेंट और जो भी आपकी वहां पे ट्रेनिंग हुई है, तो इस योग्यता के साथ में आप बाहर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसा बताया कि आप डिफरेंट ट्रेड्स में जा सकते हैं डिफरेंट क्वालिफिकेशन के साथ, और आप ऑफिसर्स भी बन सकते हैं, आप उसमें एसएसबी में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे बाहर की, जैसे आपके 20 इयर्स की सर्विसेज हुई, वहां भी आप कर सकते हैं। अगर आपका आपने एग्जाम दिया और एक कहीं भी आपके ऑफिसर्स रैंक में आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको फौज छोड़ भी सकती है। तो इस तरह के वातावरण में आपकी जो अपनी योग्यता के हिसाब से आपके आगे बढ़ने की काफी यहाँ पे आपको प्रिविलेजेस मिलता है और प्रोस्पेक्ट्स भी हैं। तो अगर कुछ और बताना मतलब चाहें आप लोग समझना, तो मैं और ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तैयार नहीं था पूरी तरह से, तो जो मेरे दिमाग, बिना तैयारी के भी आपने कवर कर लिया। मैं ये चाह रहा था लोगों को बताना कि जैसा तिवारी जी ने शुरू में बताया कि ये बिल्कुल ही ओपनिंग सेशन है, जिसमें केवल बताया जा रहा है कि किस तरह के काम होते हैं डिफेंस सर्विसेज में। अभी हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया डीआरडीओ का काम या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का काम, वो सब हमने इंक्लूड नहीं किया। वो सब भी आते हैं इसमें। एमईएस का काम ज्यादा इंक्लूड नहीं किया, बीआरओ का हल्का सा मेंशन केवल किया। वो सब भी डिफेंस से रिलेटेड हैं। अब
अगर किसी को ये जानना है कि हम इसमें भर्ती कैसे हों, तो उसके लिए हमको अलग सेशन करना पड़ेगा, और हमने भूतकाल में किया है, उसका लिंक भी हमारे चैनल में है, और इंटरनेट पे भी भरा पड़ा है कि अग्निवीर कैसे बने, एयरफोर्स कैसे जाएं, आर्मी कैसे जाएं, ये सब भरा पड़ा है। लेकिन अगर किसी को कोई इंटरेस्ट हो कि आगे सेशन किया जाए डीप डाइव किसी टॉपिक पे, तो हमें आप ईमेल लिखें, और ईमेल का एड्रेस दिया हुआ था फ्लायर में, banprasth@gmail.com। और अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। तो किसी को किसी चीज के बारे में भी, जो भी आज कवर हुआ है उसके बारे में कोई भी प्रश्न है तो आप पूछें, और हम लोग उसी में चलेंगे। क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। जिसको कोई प्रश्न है तो आप खुद अनम्यूट करें और प्रश्न पूछें। अगर आप टाइप करना चाहते हो तो चैट विंडो में टाइप करें, मैं पढ़ दूंगा, और यहाँ पे बहुत एक्सपर्ट है जो जवाब देंगे आपको। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं हो तो हम वेबिनार कंक्लूड करते हैं। इसका रिकॉर्डिंग हो गया है, रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। तो किसी कोई प्रश्न नहीं है, मैं यही उम्मीद एज्यूम कर रहा हूँ। शिव कुमार जी, जी हाँ, मैं एक सवाल पूछता हूँ। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछ रहा हूँ, आप लोगों को पता है कि फौज में जानवरों के डॉक्टर की जरूरत है? किसी को मालूम है? आंचल, कंचन, कुरमा स्कूल जो भी हैं? यस सर। क्या करते हैं डॉक्टर? जानवरों का डॉक्टर क्या करेगा वहां? सर, जो भी जानवर अगर घायल हो जाए तो उनका इलाज करेंगे। तो फौज में आदमी लड़ते हैं, जानवर थोड़ी लड़ते हैं। तो जानवर कैसे घायल हो जाएगा? वैसे तुम्हारा आंसर ठीक है, यस। कुरमा स्कूल ने भी बोला ठीक है। बताइए क्यों चाहिए जानवरों का डॉक्टर? कुरमा स्कूल, अच्छा आपने भी कहा यस, तो सही बात है, लेकिन क्यों चाहिए? हाँ बोलो। अच्छा सर, फौज में लोग डॉग्स को पालते हैं, जैसे कि वो स्मेलिंग करके पता लगा सके, और अगर डॉग्स को कुछ हो जाए तो डॉक्टर अगर रहें जानवरों के लिए तो हेल्प कर सकते हैं। ओके, अच्छा। और कुरमा स्कूल ने देयर आर डॉग्स इन द सर्चिंग ऑफ आरडी। ओके, सही बात है, एकदम सही बात है। कुरमा स्कूल बहुत अच्छा बताया आपने। देखिए, ऐसा है कि मैंने मजाक में ये सवाल पूछा था कि थोड़ी हंसी आएगी, आप लोग खुलोगे क्योंकि आपने सवाल नहीं पूछा। आप लोगों ने ऊंट देखे हैं? 26 जनवरी की परेड में ऊंट देखे हैं? यस सर। 26 जनवरी की परेड में घोड़े देखे हैं? यस सर। आप कभी राजस्थान के थार डेजर्ट में कभी फौज को लड़ते हुए देखो तो टीवी पर दिखाते हैं, वो उसमें काफी ऊंट होते हैं, उस पर सामान लाद कर ले जाया जाता है, राइट? वो भी तो जानवर हैं, और वो फौज के जानवर हैं। उनकी पूरी देखरेख की जाती है जैसे आदमी की देखरेख की जाती है। तो उन जानवरों के लिए डॉक्टर होते हैं, जैसे दूसरे आदमी के लिए डॉक्टर होते हैं, उससे जानवरों के लिए डॉक्टर होते हैं। तो वो भी एक नौकरी है। और जब डॉक्टर होते हैं तो उनकी नर्सेस भी होंगी, उनके नर्सिंग असिस्टेंट होंगे, उनको दवा देने के लिए क्लिनिशियंस होंगे, डिस्पेंसरी होगी। ये सारी नौकरियां फौज में हैं। तो मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि हमारी जो छवि है फौज की, उससे थोड़ा हमको हटके अलग देखना है, और हमने अभी बहुत सा चीज कवर नहीं किया है। जैसे DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो सारी वेपन्स डिजाइन करती है तरीके से और बनाती है, उसके बारे में बात नहीं की है। जो जहाज बनाने वाले लोग हैं उनके बारे में बात नहीं की है, मतलब हवाई जहाज बनाने वाले लोग, इंडियन एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इस तरीके के लोगों की बात हमने नहीं की है अभी। बहुत से दर्जनों ऐसी चीजें जिसके बारे में बात नहीं की है। कहने का मेरा मतलब यह है कि बहुत से ऐसे ट्रेड हैं
जो आप सीख सकते हैं ITI में जाके या इलेक्ट्रिशियन बन के, वेल्डर बन के, फिटर बन के, मतलब हजारों की संख्या में उनकी जरूरत है। तो केवल ये मत सोचो कि सिपाही नहीं बन पाओगे तो डिफेंस की नौकरी नहीं मिल पाएगी। डिफेंस की नौकरी कहने का मतलब कि सारी सुविधाएं, उनका पे, उनका पेंशन, उनकी जो दूसरी सुविधाएं हैं वो सब उन्हें वैसी ही मिलती हैं जैसे किसी सिपाही को मिलती हैं। तो इसलिए बहुत से रास्ते खुले हैं। अग्निवीर तो इतना अच्छा प्रोग्राम है, जैसे दो लोगों ने बताया, गंगेश जी ने और त्रिपाठी जी ने, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है वो। क्योंकि जो 4 साल तक मारे मारे फिरते हैं उससे तो अच्छा है कि आप जाके कुछ सीखो, दुनिया घूमो, लोगों से मिलो, लीडरशिप सीखो। तो इसलिए ये दिमाग आपको खुला रखना चाहिए। आप लोग को और कोई सवाल हो तो पूछिए, मैं इसको इतनी जल्दी बंद नहीं करना चाहता था। इसके बड़े फायदे हैं और जैसा शिव कुमार जी ने बताया, अगर कुछ और चाहिए उसमें डीप डाइव करना चाहिए, सीखने का मानो कि नर्स कैसे बनते हैं, टेक्नीशियंस कैसे बनते हैं, तो हमें बताना, तो हम उस पर एक स्पेशल सेमिनार करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर इतने बड़े बड़े अफसरान और जो बताएंगे इसके लिए। आंचल बोलो। यस सर। सर, अग्निवीर योजना के क्या क्या फायदे हो सकते हैं? अच्छा, हम डिटेल में सेशन करेंगे। अभी थोड़ा टाइम है, अगर कोई बोलना चाहे इस पर तो गंगेश जी या त्रिपाठी जी या हमारे ब्रिगेडियर साहब। फॉर द टाइम बिंग मैं यही कहना चाहता हूं कि अग्निवीर एक नया स्कीम आया है, जहां की अभी के मैंडेट के मुताबिक आप 4 साल आपका ट्रेनिंग होगा और 4 साल आप सर्विस करेंगे और 4 साल के बाद आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगा और मेरिट लिस्ट जो है आपके परफॉर्मेंस बेस्ड पर होगा। तो जो मेरिट में ऊपर रहेंगे, अभी के सरकार के नियम के मुताबिक 25% अग्निवीर जो है उनको परमानेंट एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा आर्मी में, और जो 75% बच गए वो सिविल में वापस चले जाएंगे। लेकिन जो वापस जाएंगे तो 4 साल के अंदर इतनी हुनर उनमें ट्रेनिंग के द्वारा पैदा किया जाएगा कि वो जब बाहर जाएंगे तो उनको भी बहुत से ऑप्शन मिलेंगे सिविल में नौकरी करने का। और अभी जो सरकार ने मैंडेट किया है कि बहुत से सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में हर जगह 10% वैकेंसी जो है वो अग्निवीर के लिए उन्होंने रिजर्व किया हुआ है। इसलिए जो आदमी अग्निवीर में जा रहे हैं तो उनको उतना हतोत्साहित नहीं होना है कि 4 साल के बाद में मेरा क्या होगा। 4 साल के बाद आपको आर्मी या एयरफोर्स या नेवी इतनी अच्छी तरह से ट्रेन करेगी कि आप सिविल में जाकर के भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी मिलेंगे। और 4 साल के बाद आप एक लमसम अमाउंट लेकर के, अगर आप 4 साल अगर सिविल में रहते और अग्निवीर स्कीम में ज्वाइन नहीं करते तो 4 साल हो सकता है कि आप नौकरी के खोज में ही रहते। लेकिन इस अग्निवीर स्कीम में ज्वाइन करने से 4 साल में आपको एक तनख्वाह मिलेगी 4 साल, और उसके बाद 4 साल के बाद और कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। तकरीबन अभी के हिसाब से करीब 20-25 लाख रुपया लेकर के आप 4 साल के बाद नौकरी से बाहर आएंगे, जो परमानेंटली अब्जॉर्ब नहीं होंगे। लेकिन जैसा अभी ये पहला स्टेप है, इसमें मॉडिफिकेशन होंगे बेस्ड ऑन द लेसन्स लर्न या एक्सपीरियंस के मुताबिक अग्निवीर में स्कीम में मॉडिफिकेशन होगा, ऐसी सरकार सोच रही है। तो अभी मैं अग्निवीर के बारे में इतना ही कहूंगा कि अग्निवीर एक अच्छी स्कीम है, एक यूथ को अपॉर्चुनिटी है, एक वेल डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट में अपने आप में हुनर पैदा करने का एक अपॉर्चुनिटी है, जो कि आपको पैसे नहीं देना है, आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, सरकार पूरी आप पर खर्च करेगी। तो मेरे हिसाब से ये स्कीम अच्छी है यूथ के लिए। अगर सिविल में नौकरी बाहर नहीं मिल रही है तो आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एज ए अग्निवीर कर सकते हैं, और एक अच्छे क्वालिफिकेशन के साथ फिर आप वापस सिविल में अगर आना चाहते हैं तो आप सिविल में वापस आ जाइए। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल एज ऑफ नाउ सर, बट इफ देयर इज अ डिटेल्ड डिस्कशन देन समथिंग मोर कैन बी एडेड लेटर। इससे हम अगर लोगों को इंटरेस्ट है तो अग्निवीर पे पहले भी हमने सेशन किया है, पूरा सेशन हम कर सकते हैं। केवल अग्निवीर मतलब तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए अग्निवीर का क्या मतलब है, कैसे कंप्लीट करना है, कैसे तैयारी करना है, क्या क्या ऑप्शन, सब डिस्कस कर सकते हैं।
तो लेकिन मेरे को मेल चाहिए आंचल पूछी उर्मा स्कूल, अगर आपको भी जानना है तो आप भी टाइप कर दें, और किसी को कुछ है कोई प्रश्न, 2-3 मिनट रह गया है, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, प्रश्न नहीं है तो फिर अभी हम कॉल यहाँ समाप्त करते हैं। अरविंदम, गंगेश जी, त्रिपाठी जी, थैंक यू वेरी मच। शुक्रवार जी, गंगेश जी शायद कुछ कहना चाहते हैं। जी गंगेश जी, आप म्यूट पर हैं गंगेश जी। इधर है, ओके ठीक है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि सिर्फ नौकर बनना ही नहीं है। आप 4 साल एडवेंचर करके, मजे करके, पिकनिक करके आइए, दुनिया देख करके, जैसे बताया औरों ने, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और आपके अंदर उमंग है, आपके अंदर चाहत है कि हम दुनिया को एक्सप्लोर करें, और यहाँ मौका मिल रहा है आपको। 4 साल के बाद आइए और अपने मालिक बनिए, आपके पास एक पूंजी भी रहेगी। तो जरूरी नहीं है कि आप नौकरी की ही तलाश में भी घूमते रहिए। वो तो पुरानी मानसिकता थी कि हम नौकरी खोजें, जिसको नौकरी लग गया वही बस बन गया। अभी तो अब दुनिया बदल रही है, अब तो सब कोई मालिक बनना चाहता है, नौकर बनने की जरूरत नहीं है। आपके पास पूंजी होना चाहिए, एक्सपीरियंस है, नेटवर्क है, आपकी चाहत है, उम्र भी आपके साथ है, बहुत बढ़िया है। इससे अच्छा और कहाँ मौका मिल सकता है। थैंक यू गंगेश बस नहीं, ये सही बात है। और अदरवाइज भी ऑल्सो गंगेश जी, अरविंदम, त्रिपाठी जी, खास करके त्रिपाठी जी, आप तो शॉर्ट नोटिस पे यू मेल्ड अस आउट, तो मैं जी ज्वाइन नहीं कर पाए, बट थैंक्स अ लॉट। फिर हम मिलेंगे अगले महीने किसी और टॉपिक पे। अग्निवीर 1 है मेरे दिमाग में, और किसी को कोई और इच्छा हो जानने की तो भी आप मैसेज कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे मैसेज कर सकते हैं। हम स्पीकर खोज करके एक्सपीरियंस्ड और वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं। इस पूरे सीरीज का इतना ही ऑब्जेक्टिव है कि आपको बताना कि दुनिया में किस तरह के कैरियर उपलब्ध हैं। ये मेंटरिंग प्रोग्राम नहीं है, ये अवेयरनेस प्रोग्राम है। अभी कॉल खत्म करेंगे, ऐसे भी ये समाप्त होने ही वाला है। सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू त्रिपाठी जी, खासकर आपको बहुत जल्दी। नहीं सर, थैंक यू सर, थैंक यू। One Tripathi got replaced by another Tripathi, so that's good.